हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी बच्चों का एडू भारत गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे। क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1 दैट इज सॉल्यूशंस, लेक्चर नंबर 9। वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, एबनॉर्मल मोलर मास डिस्कस करेंगे। अब एबनॉर्मल मोलर मास जब डिस्कस करते हैं तो इसके साथ में कई सारी चीजें आती हैं कि एबनॉर्मल मोलर मास होता क्यों है, क्यों ये टर्म बनी इस चैप्टर में और कहां से आती है। जब कोई सॉल्यूट डिसोसिएट होता है, एसोसिएट होता है, जब सॉल्यूशन बनाते हैं, और अगर एक्सटेंट देखना है तो उसका एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट देखने के लिए वेंट ऑफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस करना होता है, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत सारी बातें इस लेक्चर में करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें। और जब ये चीजें हो जाती हैं, एज यूजुअल क्वेश्चंस करते हैं। आपको कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं फॉर प्रैक्टिस, जिससे कि आप टॉपिक को और अच्छे से समझ पाएं। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं एबनॉर्मल मोलर मास की। एबनॉर्मल मोलर मास क्या है, समझेंगे। देखिए, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद इन बिटवीन में जब चैप्टर के आते हैं हम, तो वहां पे एक टॉपिक आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मैंने आप बच्चों को बताया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से मिलता है, मोस्ट ऑफ द टाइम। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को जब और ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाना होता है तो फिर क्वेश्चन आ जाता है एबनॉर्मल मोलर मास से। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब हम बेटा पढ़ते हैं तो वहां पे एक चीज पढ़ते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई। अब जब हम मोलर मास को डिटरमाइन कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो वहां पे हमारे सामने एक प्रॉब्लम आती है कि जब सॉल्यूट अलग अलग तरह के होते हैं तो अलग अलग तरह का मोलर मास हमको मिलता है। अब अलग अलग तरह का मतलब ये नहीं है कि नेचर डिफरेंट है। सॉल्यूट को अगर सॉल्यूशन बनाते हैं तो वहां पे सॉल्यूट को कैटेगराइज करते हैं दो तरह से। एक, जब हम सॉल्यूट को वाटर के अंदर या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं, डिजॉल्व करते हैं, तो जैसा सॉल्यूट हमारे पास अभी है बिफोर एडिशन, ऐसा ही सॉल्यूट तब है जब उसका सॉल्यूशन बना दिया जाता है। लेकिन जब कुछ सॉल्यूट इस तरह के होते हैं, जब हम हमारे पास होते हैं तो वहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स अलग होते हैं, सॉल्यूशन बनाने के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स कुछ और होते हैं। और यही एक बात है जो सॉल्यूट का मोलर मास डिटरमाइन करने में हमें प्रॉब्लम आती है, और उसी तरह के मोलर मास को हम कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। तो ये 12th क्लास का चैप्टर है, तो यहाँ तक आते आते बच्चे समझ जाते हैं कि कुछ सॉल्यूट ऐसे होते हैं। अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करें तो कुछ सॉल्यूट ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर डालने पे या किसी सॉल्वेंट के अंदर डालने पे डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होते। यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो उन सॉल्यूट के हैं वो जो हमारे पास अभी है, और एडिशन के बाद यानी कि सॉल्यूशन बनाने के बाद वो नंबर ऑफ पार्टिकल सेम रहते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करते हैं। यही तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन है। एक बात, कुछ सॉल्यूट ऐसे होते हैं अगर हम उनको सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं तो वो वहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज कर लेते हैं, यानी कि या तो उनका डिसोसिएशन हो जाता है या उनका एसोसिएशन हो जाता है। ऐसे सॉल्यूट्स को इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। आप पढ़ते हैं इन बातों को, पहले भी पढ़ चुके होते हैं, और अभी जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होते, इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोसिएट या एसोसिएट हो जाते हैं। समझ लें आप बात को।
The colligative properties are used to determine molar masses of solute. This is the application of colligative property. ठीक है. The values of molar masses obtained for several substances such as urea, ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, sugar, glucose etc. are found to be the same as expected from their chemical formulae. यानी कि बिफोर एडिशन आफ्टर एडिशन जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो सेम रहने वाले हैं, क्योंकि ये क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं. डिसोसिएशन या एसोसिएशन इन सब्सटेंसेज का नहीं होता इन दिस सॉल्यूशन. समझ आ रही होगी बात. दूसरी तरह के जो सॉलिड्स होते हैं, however this has not been found true in case of substances whose molecules dissociate or associate in solution. बात समझ में आई. डिसोसिएट या एसोसिएट जो होते हैं वहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल सेम नहीं रहते. तो वहां पे क्या होता है, कौन से एग्जाम्पल हैं ऐसे, NaCl, KCl, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल हमारे पास होते हैं. तो बेटा जो हमने मोलर मास विद द हेल्प ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालना है, आप समझो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट होती है. अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू डिपेंड किस पे करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे. अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर एडिशन से पहले और एडिशन के बाद बदल जाते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बदल जाएगी. और जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बदलेगी तो मोलर मास की वैल्यू बदलेगी. तो ऐसा मोलर मास जो जिसकी कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में डिफरेंस आता है, ऐसे मोलर मास को एबनॉर्मल मोलर मास कहा जाता है. ठीक है, वो यहां से हम निकालेंगे. बात समझ में आ गई. एबनॉर्मल मोलर मास होता है क्या है, यानी कि अभी हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेंगे वो इलेक्ट्रोलाइट्स के बनेंगे. अब यहाँ पे दो केस हो सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट के, या तो आपका सॉल्यूट, आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, जब सॉल्यूशन बनाएंगे डिसोसिएट होगा, तो केस बना डिसोसिएशन वाला, या फिर वो उसमें एसोसिएट होगा, जुड़ेंगे मॉलिक्यूल्स, तो केस बना एसोसिएशन वाला. एग्जाम्पल भी यहाँ पे देख लो. पोटेशियम क्लोराइड को जब वाटर के अंदर ऐड करते हैं, कहाँ ऐड करते हैं, वाटर के अंदर ऐड करते हैं, तो इट डिसोसिएट्स एज, ये पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन में डिसोसिएट हो जाता है. यानी कि एक पार्टिकल के दो पार्टिकल हो जाते हैं. आपने कितना डाला, एक पार्टिकल. सॉल्यूशन के अंदर कितने हैं, दो पार्टिकल. समझ आई बात. आपने कितना डाला, एक पार्टिकल. सॉल्यूशन के अंदर कितने मिले, दो पार्टिकल. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम कैलकुलेट करते हैं एक पार्टिकल के हिसाब से. अब सॉल्यूशन के अंदर जब एक पार्टिकल के दो हो जाते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आएगी अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन वो कैसी आएगी, डबल आएगी. और डबल आएगी तो मोलर मास क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. ये डिसोसिएशन के केस में. अब एसोसिएशन के केस में आप देखो, एसिटिक एसिड को जब आप बेंजीन के अंदर डिजोल्व करते हैं तो एसिटिक एसिड क्या हो जाता है, डाइमर बना लेता है. यानी कि दो मॉलिक्यूल का एक बन जाता है. समझे आप बात को. यहाँ दो मॉलिक्यूल हमने लिए और हमको मिला इन दिस सॉल्यूशन सिंगल मॉलिक्यूल, दो का एक, यहाँ एक के दो. तो यहाँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर जाके डिक्रीज हो जाते हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है. तो जो मोलर मास है यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा. ये तब केस है जब डिसोसिएशन आपका 100% कंसीडर किया जा रहा है बेटा, और एसोसिएशन 100% आपका कंसीडर किया जा रहा है किसी भी केस में. अब यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये तो आपका एसिटिक एसिड का डाइमर बना के दिखाया. ये एक मॉलिक्यूल है एसिटिक एसिड का, ये दूसरा मॉलिक्यूल है एसिटिक एसिड का, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, देखो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे दिखाई है,
इसके थ्रू ये क्या बना लेता है, डाइमर बना लेता है। यानी कि हम लेते 2 मॉलिक्यूल हैं, हम काउंट 2 मॉलिक्यूल करते हैं, लेकिन सॉल्यूशन में डालने पे उन 2 का 1 बन जाता है, 4 के 2 बन जाते हैं, 8 के 4 बन जाते हैं। समझ आ गई बात? तो इस तरह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, ज्यादा या कम। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड करती है, सॉल्यूशन के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, तो वैल्यू फर्क पड़ेगा ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू फर्क पड़ेगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू पे बच्चों अगर फर्क पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है मोलर मास की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ऐसा मोलर मास ही तो क्या कहा जाता है, यहां लिखा हुआ है देखो, एबनॉर्मल मोलर मास कहा जाता है। हम सोच कुछ रहे हैं, वैल्यू कुछ और रही है, एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है जी, बात समझ में आई बच्चों? तो यहां पे एक नोट लिखा हुआ है, ड्यू टू डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स द मोलर मास, यही बातें मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ऑफ ए सब्सटेंस कैलकुलेटेड फ्रॉम इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ईदर लोअर और हायर देन द एक्सपेक्टेड और नॉर्मल वैल्यू। तो ऐसा मोलर मास एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कहा जाता है। क्लियर? हाँ जी, समझ आ गई बात? तो ये हमने यहां पे एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, डिसोसिएशन और एसोसिएशन पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे क्या फर्क पड़ता है, ये हम यहां पे समझ रहे हैं। इसके बाद अब देखो जनरली होता क्या है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया, सॉल्यूशन बनाया, ना तो वो 100% डिसोसिएट होता है, ना वो 100% एसोसिएट होता है। ठीक है, इस बात को समझ लो आप। इट इज ऑब्जर्व दैट नीदर द डिसोसिएशन नॉर द एसोसिएशन ऑफ एनी सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज कंप्लीट। ठीक है, डिसोसिएशन 100% नहीं है, एसोसिएशन 100% नहीं है, समवॉट कम या ज्यादा। ठीक है, तो द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, समझ लेना आप बात को, इंपॉर्टेंट पोर्शन फिर शुरू हो गया, यानी कि एबनॉर्मल मोलर मास इंपॉर्टेंट पोर्शन है, उसमें भी इंपॉर्टेंट जो है वो ये शुरू हो रहा है जो वेंट ऑफ फैक्टर के नाम से जाना जाता है। तो द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ ए सॉल्यूट इज एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से, विच इज डिफाइंड एज, डिफाइन अभी करेंगे। देखो बेटा, बहुत सारे बच्चों को यही बात समझ में नहीं आती कि जो सॉल्यूशन चैप्टर है उस सॉल्यूशन चैप्टर में वेंट ऑफ फैक्टर की जरूरत क्यों पड़ती है। सुन लो ध्यान से आप, वेंट ऑफ फैक्टर की जरूरत क्यों पड़ी सर, क्यों पढ़ते हैं सॉल्यूशन चैप्टर में वेंट ऑफ फैक्टर। मैं 90% बच्चों की बात बता रहा हूं जो 12th में पढ़ते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर की जरूरत क्यों पड़ी। तो वेंट ऑफ फैक्टर की जरूरत बेटा इसलिए पड़ती है क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्यूट का आपने सॉल्यूशन बनाया तो वो ना तो 100% डिसोसिएट होता है ना 100% एसोसिएट होता है, कितना डिसोसिएट हुआ या कितना एसोसिएट हुआ, ये जो एक्सटेंट है, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन को निकालने के लिए वेंट ऑफ फैक्टर की जरूरत पड़ती है। वेंट ऑफ फैक्टर हम यूज करते हैं। बात समझ में आ गई? कैसे करते हैं सर, चलो ये भी देख लो। आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आई इन द टर्म्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप समझो कैसे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा सर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कौन सी है, कैलकुलेटेड वैल्यू कौन सी है। कैलकुलेटेड वैल्यू सुनो ध्यान से, कैलकुलेटेड वैल्यू वो वैल्यू है जब तक हमने सॉल्यूशन नहीं बनाया और हमने सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स काउंट किए, कैलकुलेट किए, और उसके बेसिस पे एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने मान ली कि भी अगर इस सॉल्यूट को इतना अमाउंट सॉल्यूशन में डालेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉल्वेंट में डालेंगे, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की इतनी आने वाली है, वो होगी आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू।
एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, आपने सॉल्यूशन बना दिया। अब उस सॉल्यूशन की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्चुअली आई, जो हमने कैलकुलेट करी वो नहीं आई, जो नई वैल्यू आई वो होगी आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। डिफरेंस क्यों आया? डिसोसिएशन या एसोसिएशन की वजह से। तो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, उसको डिवाइड करना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की कैलकुलेटेड वैल्यू से। समझ आ गई बात? चलो, अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये डिपेंड किस पे करती है बेटा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। ठीक है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो आई को दूसरी तरह कैसे निकाल सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है, सिंपल है, दोनों बातें एक ही हैं। यहां कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे देखते हैं, तो आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो कितने हैं, अपॉन में बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन कितने हैं। समझ आ रही है बात? तीसरी तरह से मोलर मास की टर्म्स में। अब मोलर मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रिलेशन क्या होता है अभी बताया। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो मैग्नीट्यूड होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो इसका क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। तो जो मोलर मास के केस में, देखो मोलर मास है यहां, मोलर मास के केस में कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी ऊपर और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मोलर मास की आ जाएगी नीचे। यहां एक्सपेरिमेंटल ऊपर है, कैलकुलेटेड नीचे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को अगर हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं तो डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। समझ आ गई बात? आई की वैल्यू आप निकाल लो, आई की वैल्यू निकाल ली आपने तो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट आपको मिल गया। ठीक है, समझते जाना एक एक स्टेप। एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, डिसोसिएशन क्या होता है, एसोसिएशन क्या होता है, और उसका एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन किसकी टर्म्स में? वेंट ऑफ फैक्टर बताएगा जी उस बात को। तो आपको समझ आ गया ना वेंट ऑफ फैक्टर क्यों पढ़ रहे हैं चैप्टर के अंदर? एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन देखने के लिए। तभी तो समझ में आएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी आई। अब सुनो आगे। अब वेंट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस हो गया। इस वेंट ऑफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस कर दो आप जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले उनके अंदर। तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी थी भाई? रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर। सबके फॉर्मूले लिखे हुए, आई को छोड़ लेना अभी, ये आई हटा दो अभी आप। तो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? N2/N1। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट KB इंटू M मोलालिटी है, याद रहे, बार बार बताता हूं ये बात मैं आपको। ऑस्मोटिक प्रेशर में बस मोलारिटी है, बाकी में दोनों में क्या है? मोलालिटी है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट KF इंटू M। ठीक, और पाई इक्वल्स CRT, C को N/V की फॉर्म में लिखा हुआ, टर्म में लिखा हुआ, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब आई को इंक्लूड कर दो, यहां पे इंट्रोड्यूस कर दो आई। बस आपने क्या करना, फॉर्मूले में आई से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो मतलब क्या हुआ, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके पास है तो उसमें आई इंट्रोड्यूस करा और यहाँ पे जो भी वैल्यू आपके पास है, जो भी टर्म आप यूज करते हैं, पाई इक्वल्स आई CRT। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो पाई इक्वल्स CRT फॉर्मूला था, अभी तो पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा। अब इसमें आई को, वेंट ऑफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया तो पाई इक्वल्स आई CRT क्या गया? फॉर्मूला बन गया। अब आई एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन है, आई की वैल्यू यहां पे रखो तो पाई आ जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर कौन सा? एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, समझ आई बात? तो ये हमने फॉर्मूले में इंट्रोड्यूस कर दिया, क्या? वेंट ऑफ फैक्टर। तो फॉर्मूले अभी चेंज हो गए आपके। जब भी आपका सॉल्यूशन, ध्यान सुनना मेरी बात,
जब भी आपका सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलिटिक होगा, यानी कि सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट होगा, डिसोसिएट या एसोसिएट होता होगा, तो उस टाइम पे आपको अगर किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करना है, किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालनी है, तो आपको वेंट ऑफ फैक्टर फॉर्मूले में इंट्रोड्यूस करना है। समझ गए बात? आपको वेंट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस करना है फॉर्मूले में। जो 4 फॉर्मूले अभी दिखाए थे ये वाले, वापस देख लो। इन 4 फॉर्मूले में से एक फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होगा, आई आपको लेके आना है, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। समझ गए बच्चों? चलो जी, अब थोड़ी सी बात और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। हमने फॉर्मूले देख लिए, फॉर्मूले बदल गए, वेंट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ, तो इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ डिग्री, नई टर्म आ गई अब, ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ अ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। डिसोसिएशन एसोसिएशन की डिग्री कितनी है? देखो अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये अल्फा आपने कहां पढ़ा? अल्फा आपने पढ़ा 11th क्लास में, केमिकल इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है, वहां पे जो आप निकालते हैं ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, वो सब कुछ वहां निकालते हैं, वो सारा कुछ वहां पे सीखते हैं। वहीं से ये, वहां अगर वो चैप्टर समझ में आता है तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। वहां भी समझ नहीं आती तो मैं अभी आपको समझा रहा हूं, ठीक है? फिर यहां समझ के वहां यूज कर लेना 11th वाले पोर्शन में। होता क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन बेटा, इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन, किसका? ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच अंडरगोज डिसोसिएशन और एसोसिएशन। जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो वहां पे कितना फ्रैक्शन, हमने सॉल्यूट के मोल्स डाले ना, उन मोल्स में से, सॉल्यूट के मोल्स में से कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट या एसोसिएट हुआ, उसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन रेस्पेक्टिवली कहते हैं। अब आई इन टर्म्स ऑफ, ये जो अल्फा लेके आना है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन लेके आना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अंडरगोइंग डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, आपने कितने मोल्स लिए और उनमें से कितने डिसोसिएट हो गए, ठीक है? दूसरी बात, एसोसिएशन की टर्म्स में आपने कितने मोल सॉल्यूट के लिए और उनमें से कितने एसोसिएट हो गए। ये फ्रैक्शन किसका आ गया? फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच अंडरगोज डिसोसिएशन और फ्रैक्शन ऐसी तो निकालते हैं, ठीक है? निकल गया फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन जब आपका निकल जाएगा तो इस आई को आप ले जाओगे वहां पे अल्फा की टर्म में लिख दोगे। मैं सिखाऊंगा सारी बातें आपको, देखो दोनों केस लेके चलते हैं, आपको सिखाऊंगा मैं दोनों बातें कि डिसोसिएशन का जो एक्सटेंट है वो कैसे निकालते हैं, अल्फा कैसे निकालते हैं, एसोसिएशन के केस में कैसे करते हैं। देखो दो केस आप समझ लो, एक केस हमारे पास हो गया डिसोसिएशन। डिसोसिएशन की बात करें, डिसोसिएशन में क्या होता है? देखो हमारे पास सपोज एक कंपाउंड है, एक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया, ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया जी। अब ये डिसोसिएट हुआ हमारा जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं A+ और B- में, ठीक है बेटा? अब सपोज हमारे पास इसका 1 मोल था इनिशियली, तो ये कितना रहा होगा? डिसोसिएट हुआ नहीं होगा इनिशियली तो। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका अल्फा है, तो ये हुआ 1 - अल्फा। 1 था, 1 मोल था, अल्फा उसमें से डिसोसिएट हो गया, तो ये कितना बना? ये अल्फा बना, ये अल्फा बना, ठीक है? अब हमने आई निकालना है, तो आई क्या है भाई? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। कितने हुए? 1 - अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय, लिए कितने थे? 1, है ना? टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन ऑफ सॉल्यूट। तो ये क्या हुआ? अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो गया, तो आई की वैल्यू होगी 1 + अल्फा, तो आई हमारा हो जाता है 1 + अल्फा। ये डिसोसिएशन के केस में है, ठीक है?
क्योंकि इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं। तो आप देखो I की वैल्यू डिसोसिएशन केस में क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। ध्यान सुन लो आप, ग्रेटर देन 1 इन केस ऑफ डिसोसिएशन। अभी बात करेंगे एसोसिएशन की। एसोसिएशन में क्या होता है, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये एसोसिएट होता है। कितने बनाता है, ये मिलके इतने मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे मैंने एसिटिक एसिड के डाइमर की बात करी थी, ठीक है, ट्राइमर बनाते हैं और पॉलीमर बनाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास सपोज ये 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है इनिशियली, तो ये क्या होगा, 0 होगा। अब हमने यहाँ पे कंसीडर किया कि ये क्या बनाते हैं, ये डाइमर बनाता है। क्या बनाता है भाई, डाइमर बना लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां अगर अल्फा बना तो यहां से कितना निकला होगा, अल्फा बाई 2, ठीक है भी। इसके 2 मॉलिक्यूल क्या करते हैं, 1 मॉलिक्यूल बनाते हैं। 2 मॉलिक्यूल क्या करते हैं, 1 मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से ज्यादा निकला, वहां कम हो गया। तो ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहां पे ऐसे करो आप, 1 माइनस अल्फा अगर है तो ये बनेगा अल्फा बाई 2, ये वाला सही है। दोबारा लिखता हूं मैं, 1 मिनट। हमारे पास ये है भाई, तो यहां पे 1 है तो ये 0 इनिशियली। अब यहां से गए आपके अल्फा मॉलिक्यूल्स, तो यहां बने अल्फा बाई 2, क्योंकि केस कौन सा है, डाइमर बनाने वाला है। 2 लेंगे 1 बनेगा, तो 1 लिया तो कितना बना, आधा, ठीक है ना। समझ लो आप बात को, 2 का 1 बनता है, 4 के 2 बनते हैं, 8 के 4 बनते हैं, तो 1 का कितना बनेगा, 1/2। तो यहां से अल्फा गया तो अल्फा बाई 2 बना। आई कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन। कितने हुए, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टेकन। कितने लिए थे, 1 लिया था, ये हो गया। तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 कितना आ गया भाई, 1 माइनस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1। तो I इक्वल्स आ जाता है 1 माइनस अल्फा बाई 2। ये एसोसिएशन का केस है, जब कोई कंपाउंड, कोई इलेक्ट्रोलाइट आपका क्या बनाता है, डाइमर बनाता है, ठीक है। ये हमने जनरल केस यहां पे लिए। तो बात समझ में आ गई। इस तरह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन हम क्या कर लेते हैं भाई, कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस भी किया, क्वेश्चन के अंदर भी लेके आए हम इसको। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन यहाँ पे है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। तो क्या क्वेश्चन है, Ki पोटेशियम आयोडाइड एंड सुक्रोज सॉल्यूशन विद 0.1 m concentration have osmotic pressure of 0.465 atm and 0.245 atm respectively. Find the Ventov factor of Ki and its degree of डिसोसिएशन। Ki का डिसोसिएशन होगा ना, तो वेंटॉफ फैक्टर यानी कि I बताना है और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है Ki का। सुक्रोज और Ki ये 2 तरह के कंपाउंड है, ठीक है ना। ये आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है, तभी तो पूछा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो Ki सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, पाई इक्वल CRT, ध्यान से सुनना। और यहां सुक्रोज के लिए क्या होगा, पाई इक्वल CRT। मैंने क्या कहा था आपको, क्या बोला था, बोला था कि अगर आपका केस इलेक्ट्रोलाइट का है तो फॉर्मूले में वेंटॉफ फैक्टर आपको इंट्रोड्यूस करके रखना है। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो आप। 0.465 किसके केस में, Ki के केस में, वहां देखो, और सुक्रोज के केस में 0.245, ICRT 0.1 R इंटू टी, 0.1 RT। कॉन्सेंट्रेशन तो सेम है ना, समझ रहे हो आप बात। अब ये 2 इक्वेशन हो गए हमारे पास, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। दोनों में क्या करें,
भाई हमने क्या करना है, हमने आई की वैल्यू निकालनी है ना, आई इसमें मिसिंग है, इसमें है, ठीक है। जब आई इसमें है तो क्या करें, आप पहली इक्वेशन को दूसरी वाली से डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाई 2 क्या होगा, देखो आप, तो अगर इसको डिवाइड करें तो क्या होगा, 0.1 से 0.1 कैंसिल आउट, r से r कैंसिल आउट, t से t कैंसिल आउट, i इक्वल्स क्या आ गया, ये देखो 0.465 डिवाइडेड बाई 0.245, और जब 0.245 से 0.465 को डिवाइड करेंगे तो 1.898, ठीक है। अब के आई डिसोसिएट कैसे होता है, अभी हमने के आई डिसोसिएट ऐसे होता है, अभी हमने किया था डिसोसिएशन वाला केस, ये 1 है, ये 0 0 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, ऐसे ही तो ये देखो। इसके बाद टोटल नंबर पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो गया, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, तो आई कितना आ गया भाई, आई अगर यहां से निकालेंगे तो ये आ गया 1 प्लस अल्फा। निकालना क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो अल्फा चाहिए, अल्फा इक्वल्स क्या आ जाएगा 1 माइनस आई, आई यहां निकाला हमने, आई तो सॉल्व कर दिया ना, वेंट ऑफ फैक्टर पूछा उसने, बता दिया हमने, तो आई हमारे पास है 1, हमारे पास है अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए 1 माइनस आई करेंगे, सॉरी आई माइनस 1 करेंगे, 1.898 माइनस 1, तो ये आ गया, ठीक है। ये हमारी आ गई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू, समझ आ रही है ना बात। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बाद परसेंटेज कितना आया, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 89.80%, ये पोटेशियम आयोडाइड जो कंपाउंड है इस सॉल्यूशन को बनाने में डिसोसिएट होता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सीख गए, आई सीख गए, अगले वाले क्वेश्चन से और कई सारी चीजें सीख जाओगे। तो ये वाला क्वेश्चन आप प्रैक्टिस खुद कर लेना, ठीक है। तो ये आपका हुआ बेटा सॉल्यूशन चैप्टर, ठीक है। कहां तक हुआ, वेंट ऑफ फैक्टर तक हुआ, कहां तक हुआ, क्वेश्चंस तक हुआ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्वेश्चन आपको करा दिया, ठीक है। यहां पे आप देख लेना, ये क्वेश्चन मैं पढ़ दूं एक बात, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.2 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, किसका क्वेश्चन हुआ, एसोसिएशन का क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन यूज होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सीख जाओगे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन सीख जाओगे, ठीक है बेटा। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।